तो क्लास 12th की फिजिक्स के पहले चैप्टर का ये नेक्स्ट टॉपिक है। कूलम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, टेस्ट चार्ज भी पढ़ाए थे पिछले लेक्चर्स में। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पिछला लेक्चर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आगे की चीज़ें जो भी मैं पढ़ाऊँगा उनमें ये ज़रूरी है कि उन सारी चीज़ों को, यानी क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, टेस्ट चार्ज, कूलम्स लॉ, इन सारी चीज़ों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो पहले उसको चेक करने के बाद ही आगे के लेक्चर्स पे हाथ लगाना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करने से पहले मैं यही सलाह दूंगा कि पिछले लेक्चर्स को ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लिया जाए, ताकि आगे की चीज़ें क्लियरली समझ में आएँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे उसमें कि कोई भी चार्ज होता है, जैसे बताए थे कि मान लो ये चार्ज है, तो इसके अराउंड यानी इसके आसपास जहाँ तक हम फोर्स का अनुभव कर सकते हैं, जहाँ तक इसकी फील्ड होगी, जहाँ तक ये अपना प्रभाव डाल सकता है, वही इसकी कौन सी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये है, मान लो यहीं तक डाल पा रहा है, तो यही इसकी क्या हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है। अगर यहाँ से उस दीवार तक डाल रहा है तो दीवार तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन दीवार के उस पार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो जहाँ तक किसी भी चार्ज का प्रभाव महसूस हो, वहीं तक उसकी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यही पढ़ाए थे। अब हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। तीव्रता मतलब क्या? वो फील्ड कितनी तगड़ी है, वो फील्ड कितनी स्ट्रांग है, यही होती है उसकी क्या? इंटेंसिटी। ठीक है। अगर ज़्यादा प्रभाव महसूस होगा तो कहेंगे इंटेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। और अगर प्रभाव कम महसूस होगा तो इंटेंसिटी क्या है? कम है। जैसे मैग्नेट हाथ में लिए और एक हाथ में क्या है? आयरन है, लोहा है। तो अगर कस के खींचेगा तो हम कहेंगे बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर यही मैग्नेट इसको बहुत कम खींच रहा है आयरन को, तो कहेंगे इंटेंसिटी क्या है? कम है। समझ में आ गई बात इंटेंसिटी वाली? तो अभी हमको किसकी इंटेंसिटी देखनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो किसी भी पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी देखनी है, तीव्रता देखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, कि कम है या फिर क्या है? ज़्यादा है। तो उसके लिए हम टेस्ट चार्ज रखते हैं। क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज रखते हैं। इसके बारे में पीछे पढ़ा रखा है, उसको चेक कर सकते हो आप लोग। तो टेस्ट चार्ज क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं परीक्षण आवेश। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? परीक्षण आवेश। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है थोड़ा सा बता दें, यादें जो है ताज़ा हो जाएंगी तो समझ में बेहतर आएगा। टेस्ट चार्ज को हम Q0 से दिखाते थे। किससे दिखाते थे? Q0 से दिखाते थे टेस्ट चार्ज को, ये ध्यान रहना चाहिए। और टेस्ट चार्ज है क्या? जैसा कि नाम है टेस्ट चार्ज, यानी टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये किसके लिए? टेस्ट करने के लिए। और क्या टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई Q चार्ज है, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है। ये कैसा है? पॉजिटिव है। और मान लो यहाँ तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके आसपास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसके उस पार इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बस यहीं तक है। तो जहाँ तक इसका प्रभाव है वहीं तक इसकी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब हमको क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम एक टेस्ट चार्ज रख देंगे इसी फील्ड में। हाँ, टेस्ट चार्ज को यहाँ पे हमने रख दिया। अगर यहाँ चेक करना है तो यहाँ रख देंगे, यहाँ चेक करना है तो यहाँ रख देंगे, यहाँ चेक करना है तो यहाँ रख देंगे, यहाँ चेक करना है तो यहाँ रख देंगे। तो जिस भी पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट पे हम किसको रखते हैं? टेस्ट चार्ज को रखते हैं। अब एक बात याद रहे कि जो टेस्ट चार्ज की क्वांटिटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है, मतलब 9 के बराबर।
बहुत छोटा सा चार्ज होता है, बहुत पिद्दू सा चार्ज होता है, किस ले लेते हैं? अगर बड़ा चार्ज रख देंगे तो ये इसके ऊपर प्रभाव डालेगा, तो ये भी इसके ऊपर क्या डालेगा? प्रभाव डालेगा, तो इसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। हाँ, अब जब दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने लगेंगे तो हम किसी का भी अच्छे से चेक नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने ये छोटा सा चार्ज ले लिया, 9 के बराबर इसका मान ले लिया, इस चार्ज की वैल्यू कितनी है? नेग्लिजिबल है, यानी 9 के बराबर है। तो अब ये बताओ किसका प्रभाव किसके ऊपर महसूस होगा? इस वाले का इसके ऊपर महसूस होगा, तो हम ये इसके ऊपर कितना प्रभाव डाल रहा है ये नाप सकते हैं। आ रही है बात समझ में? टेस्ट चार्ज हम इसीलिए छोटा सा रखते हैं, नेग्लिजिबल रखते हैं, ताकि किसी भी चार्ज की वैल्यू पता करनी हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी हो, इंटेंसिटी पता करनी हो, तो टेस्ट चार्ज के ऊपर इसको आजमा लेते हैं। ये जो है इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो टेस्ट चार्ज भी इसके ऊपर प्रभाव डालेगा, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू 9 के क्या है? बराबर है, तो इसके प्रभाव का एहसास इसको नहीं होगा। ठीक है, यानी टेस्ट चार्ज सिर्फ आजमाने के लिए, सिर्फ टेस्ट करने के लिए। क्या टेस्ट करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। कोई चार्ज अगर रखा है, जैसा कि ये हमने रखा है क्यू चार्ज, कैसा चार्ज है ये? पॉजिटिव। तो हमने पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा है, इसकी वैल्यू 10, 20, 50, 80 जो भी है कूलम में है, लेकिन इसकी वैल्यू करीब करीब 0 के इक्वल है, मतलब 9 के बराबर है। इसको हमने छोटा इसलिए लिया ताकि हम ये इसके ऊपर कितना प्रभाव डाल रहा है हम ये क्या कर सकें? मेजर कर सकें, नाप सकें। अगर इसकी भी 10, 20 वैल्यू ले लेते, मान लो इसकी 50 है और इसकी भी 10, 20 ले लेंगे, तो क्या होगा? 50 वाला 10, 20 वाले के ऊपर अगर प्रभाव डालेगा तो 10, 20 वाला भी 50 के ऊपर प्रभाव डालेगा कि नहीं? थोड़ा ही सही डालेगा ना, तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। बोलो, ये जो प्रभाव इसके ऊपर डालेगा, ये जो इफेक्ट इसके ऊपर डालेगा, अपना बल जितनी इसकी औकात है उतना डालेगा, लेकिन क्योंकि इसमें भी थोड़ा बहुत दम है तो ये भी इसके प्रभाव को क्या कर देगा? कम कर देगा। तो हम सही सही जांच नहीं पाएंगे। तो अगर सही सही टेस्ट करना है, सही सही परीक्षण करना है, सही सही जांच करनी है, तो टेस्टिंग के लिए जो चार्ज रखोगे, यानी कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज, उसकी वैल्यू कैसी रहनी चाहिए? नेग्लिजिबल रहनी चाहिए, यानी 9 के बराबर रहनी चाहिए। ठीक है, खैर बता रखें इसके बारे में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाते हैं ई से। किससे दिखाते हैं? ई से। ये वेक्टर क्वांटिटी है, माने सदिश राशि। क्यों सदिश राशि है भाई? जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखे और टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखे, तो प्रभाव का डायरेक्शन यही होगा ना। हाँ, प्रभाव का डायरेक्शन इसी पे ना देखेंगे, अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ देखेंगे, मतलब जिस हिसाब से टेस्ट चार्ज रखेंगे उसी हिसाब से हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। और जब डायरेक्शन फिक्स हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी, सदिश राशि, क्योंकि डायरेक्शन भी देखना पड़ रहा है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फार्मूले से ही डिफाइन भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको कहोगे? कोई भी चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर, किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये है टेस्ट चार्ज और इसके ऊपर क्या लगाया जा रहा है? फोर्स लगाया जा रहा है। किसके द्वारा? एक दिए हुए चार्ज के द्वारा। तो अगर एक गिवन चार्ज के द्वारा, एक दिए हुए आवेश के द्वारा, ठीक है, टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, तो कितना फोर्स लगाया जा रहा है, यही होती है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। ठीक है, फार्मूला देख करके डिफिनीशन बता दो कि एक दिए हुए चार्ज के द्वारा, किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाया जा रहा है उस वक्त, इसी को हम कहते हैं उस आवेश की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। क्लियर है? आगे देखो, अब अगर यूनिट की बात करें तो ये फोर्स है,
फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर, और चार्ज है ना, ये टेस्ट फ्री चार्ज है लेकिन क्या है? चार्ज है। तो चार्ज की यूनिट कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। ये यूनिट हो गई किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये चीज़। अब अगर डायमेंशन की बात करें, वही जो 11 में किए हो, MLT वगैरह किए हो ना, तो वही सब है। देखो कैसे क्या करेंगे, ये फोर्स है तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? MLT की पावर -2 होती है, पढ़ाए हैं। फोर्स की यूनिट होती है MLT के पावर -2, 11th में भी पढ़े हो। और अपान में चार्ज की यूनिट निकाल के दिखा दे रहे हैं। चार्ज का फार्मूला क्या होता है? Q = IT होता है, अरे पीछे पढ़ाए थे। I = क्या होता है? Q/T। तो T को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? Q = IT। अब इसकी डायमेंशन अगर निकालोगे तो डायमेंशन कैसे निकालोगे? करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो एम्पियर का A निकाल देते हैं और टाइम के लिए T, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? AT लिखे। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो देखो A पे 1 लिख सकते हो, T पे 1 लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है तो क्या लिख सकते हो? 1 लिख सकते हो। तो T पे 1 ऊपर जाएगा तो T पे -1 होगा। अब -2 पहले से, अब -1 जाके मिलेगा तो कितना हो जाएगा? -3। और A ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? A पे -1। तो डायमेंशन क्या हो गई? MLT के पावर -3, एक A टू द पावर -1। क्लियर है? हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हम लोगों ने देखा। क्या देखा? कि भैया कोई चार्ज है तो उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपना कितना फोर्स लगा रहा है, किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज के ऊपर। भाई इसी से तो टेस्ट करते हैं कि उसकी कितनी औकात है। औकात चेक करने के लिए, यानी कितना फोर्स लगा रहा है, ये चेक करने के लिए क्या रखना पड़ता है? टेस्ट चार्ज। तो कोई भी दिया हुआ चार्ज अपनी फील्ड में रखे हुए किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा वही उस चार्ज की क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है? लिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लिए, टेस्ट चार्ज के बारे में भी समझ लिए। अब इतनी चीज़ें समझने के बाद अब आगे हम लोगों को ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो देखो इनके बारे में ये शुरू में ही मैंने लिख रखा है, ओपन कर्व्स हैं ये। ओपन मतलब बाहर की तरफ ऐसे ओपन होती हैं, बाहर की तरफ ऐसे क्या होती हैं? ओपन। ठीक है? लेकिन एक बात और है, स्टार्ट होंगी पॉजिटिव से और एंड होंगी किस पे? नेगेटिव पे। यानी पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर के ख़त्म कहाँ पे होती हैं? नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती हैं। ठीक है? हाँ। ओपन कर्व्स हैं, वो भी कैसी? इमेजिनरी। अब देखो अगर मेरे हाथ में कोई चार्ज है, हमने कोई चार्ज ले लिया, तो हमें कोई लाइन इसके आसपास दिखती नहीं है। सचमुच में कोई लाइन नहीं होती, हम बस लाइनों को अपने मन से खींचते हैं। जैसे एक एरोप्लेन अगर उड़ रही है, ठीक है, एरोप्लेन अगर उड़ रही है तो अपना कोई रास्ता पकड़ के जाएगी। अब जो रास्ता पकड़ करके वो जा रही है, हवा में वो रास्ता एक्चुअली है नहीं, कोई रास्ता नहीं ना बना हुआ है, वहाँ पे कोई चिन्ह नहीं ना है कि रास्ता है ये, वैसा कोई सचमुच का रास्ता वहाँ पे नहीं है। लेकिन वो जहाँ से पकड़ करके गई, जो रास्ता पकड़ करके गई, अगर वो रास्ता बताना है तो हम ऐसे उंगली कर देंगे, ऐसे उंगली कर देंगे, मतलब एक लाइन बनाते हैं, एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं ये दिखाने के लिए, अरे ऐसे ही जजिया गई है बताते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। किसी भी चार्ज के चारों तरफ उसके आसपास क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब उस फील्ड को दर्शाने के लिए हालांकि कोई लाइन होती नहीं है, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया, जहाज़ तो चली गई, वैसा कोई रास्ता हवा में बना नहीं है, लेकिन ये बताने के लिए कि जहाज़ इसी रास्ते से गई है, यहीं से गई है, हम उंगली से ऐसे खींच देते हैं। मतलब हमने क्या खींची? एक लाइन। वो भी कैसी लाइन? इमेजिनरी लाइन। वो लाइन सचमुच में नहीं ना खींचते हैं,
इन्हें नहीं कि जिया जहाँ से गई वहाँ चाक ले जाकर रास्ता खींचते हैं, नहीं। तो लाइनें जो हम खींचते हैं वो सचमुच की नहीं होती हैं, काहे लिए होती हैं? इमेजिनरी होती हैं, किसी का पाथ बताने के लिए, किसी का रास्ता बताने के लिए, क्योंकि कोई कहाँ से आया और कहाँ पे गया। ठीक है, तो वैसे ही कोई चार्ज अगर रखा हुआ है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर रखा हुआ है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है आसपास। अब ये प्रभाव माइनस के ऊपर कैसे डाल रहा है? सीधे सीधे डाल रहा है, ऐसे घूम करके डाल रहा है? यही चेक करने के लिए हम क्या बना देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। चेक नहीं करने के लिए, दर्शाने के लिए। चेक तो हम पहले करते हैं, पहले चेकिंग होती है, और जब चेक कर लेते हैं कि लाइनियाँ कैसे कैसे गई है, प्रभाव कैसे कैसे गया है, तो उसी प्रभाव के हिसाब से, उसी इफेक्ट के हिसाब से हम अपने मन से लाइन खींचते हैं, ये दिखाने के लिए कि इस आवेश का प्रभाव दूसरे वाले आवेश पे ऐसे ऐसे है। ठीक है, इस तरह से गया हुआ है। तो देखो, तो जब भी पॉजिटिव और निगेटिव दो चार्जेज होते हैं, ध्यान दो, एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा क्या है? निगेटिव है। तो मैंने पीछे पढ़ा रखा है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। मतलब पॉजिटिव ही किसके ऊपर इफेक्ट डालता है? नेगेटिव के ऊपर। तो इसीलिए हम डायरेक्शन किधर लेते हैं? पॉजिटिव से निगेटिव, क्योंकि यही इसके ऊपर डालता है। तो इसी का प्रभाव ऐसे दिखाते हैं कि पॉजिटिव किसके ऊपर डाल रहा है? निगेटिव के ऊपर। तो ये प्रभाव गया इस तरह से, ऐसे। ठीक, अब इस वाले पॉइंट पे देखा तो ऐसे गया, इस वाले पॉइंट पे देखा तो ऐसे गया। तो चेक करके हमने ये लाइनें क्या कर दी? बना दी कि प्रभाव ऐसे ऐसे गया है। अब देखो, हम ऐसे भी बना सकते थे अगर ऐसे जाता तो, लेकिन क्योंकि ऐसे जाता ही नहीं है, इसलिए हमने लाइन कैसे बनाई? ऐसे बनाई। हमने लाइनें कैसे बनाई? कर्व बनाई हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल का नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, यानी पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो सीधे सीधे नहीं रहता है। कैसे रहता है? कर्व रहता है। तो भाई दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हम अपने मन से ही वो कर्व लाइनें क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक, अब इससे हमको किसी को भी बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ भाई पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर इफेक्ट डालता है, लेकिन सीधे सीधे नहीं। कैसे? कर्व। कैसे? कर्व, कर्व। ठीक है, तो किसी भी एक आवेश का दूसरे आवेश के ऊपर क्या प्रभाव है, किस तरह से है, कैसा डायरेक्शन है, कौन सा रास्ता पकड़ रहा है, ये दिखाने के लिए हम क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? लाइंस बनाते हैं। और ये लाइंस कैसी होती हैं? ओपन कर्व्स होती हैं। ठीक, और ये तो मैं बहुत देर से समझा रहा हूँ कि कैसी होती हैं? इमेजिनरी होती हैं, क्योंकि सचमुच में चार्ज कोई लाइन नहीं बनाता है, हम बनाते हैं अपने समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे लाइन, ऐसे ऐसे प्रभाव गया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, ये भी बताए कहाँ से शुरू होता है? पॉजिटिव से, और ख़त्म कहाँ पे होता है? नेगेटिव पे। ये वही बात है कि पॉजिटिव ही नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इसी का प्रभाव देखते हैं किसके ऊपर? माइनस के ऊपर। तो इस यहीं से डायरेक्शन बना देते हैं किधर तरफ? माइनस की तरफ। वो भी कैसा? सीधे नहीं, कैसे? कर्व बनाते हैं। चलो तीसरी बात, अब अगर किसी भी पॉइंट पे, तीसरी बात हमने लिखी है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ऑन द EFL यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। EF माने इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अगर किसी भी पॉइंट पे, मान लो इसी पॉइंट, इस पॉइंट पे चेक करना है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो वैद्युत क्षेत्र बनी है चार्ज की वजह से, है ना उसका क्षेत्र, तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा किसी पॉइंट पे? हाँ, यहाँ पे जैसे ये चार्ज है, ये उसकी फील्ड है, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेक करना है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेक करना है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन चेक करना है, यही मेरे कहने का मतलब है। तो जो हमने लाइनें खींची हुई हैं ना, ठीक है, उन्हीं लाइनों पे कहीं भी चेक करना है, किसी भी पॉइंट पे चेक करना है डायरेक्शन, तो वहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर दो। टेंजेंट माने स्पर्शी। देखो जैसे इस वाले पॉइंट पे चेक करना है, अगर नाम दे दे रहे, मान लो P पॉइंट है ये,
यहाँ पे डायरेक्शन चेक करनी है तो यहाँ स्पर्शी खींच दो, टेंजेंट ड्रा कर दो। मतलब यहाँ पे फील्ड किधर है, ये इधर की तरफ। समझ में आया? अब मान लो यहाँ चेक करना है Q पॉइंट पे, तो यहाँ भी टेंजेंट ड्रा करो, तो अभी डायरेक्शन किधर दिखा रहा है, ऊपर की तरफ। मान लो यहाँ चेक करना है, तो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रा किए तो किधर दिखा रहा है, सीधे दिखा रहा है, बोलो। तो यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है। भाई धीरे धीरे डायरेक्शन चेंज हो रही है ना इसकी, बोलो। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमको चेक भी करना पड़ेगा अलग अलग पॉइंट, वो भी एक एक करके। तो जिस भी पॉइंट पे चेक करना है वहाँ बस क्या खींच दो, स्पर्शी खींच दो, टेंजेंट खींच दो, तुम्हें उस पॉइंट पे, उस बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चल जाएगा। ठीक है? अब मान लो कौनो लाइन उठा लो कहीं भी, इस पे मान लो चेक करना है, यहाँ चेक करना है, आर नाम दे दिए इस बिंदु को। अब यहाँ चेक करना है तो यहाँ भी टेंजेंट खींचो, तो डायरेक्शन ऐसे दिखा रहा है। फिर मान लो यहाँ चेक करना है तो अभी डायरेक्शन किधर की तरफ दिखा रहा है, माइनस वाले की तरफ दिखा रहा है कि नहीं। तो जब भी डायरेक्शन चेक करनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी एक बिंदु पे, उस बिंदु पे तुम्हें बस सिंपली क्या ड्रा कर देना है, टेंजेंट, स्पर्शी। तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उस पॉइंट पे मालूम चल जाएगा। ठीक है? तो फिर से तीनों बातें जो है ध्यान देना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में की गई बातें हैं, इनकी बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो पहली बात, ये ओपन कर्व्स होती हैं, और ओपन कर्व्स होने से पहले कैसी होती हैं, ये इमेजिनरी। इमेजिनरी इसलिए क्योंकि हम खींचते हैं अपनी सुविधा के लिए, अपने समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए कि प्लस वाले का प्रभाव कैसे गया है किसके ऊपर, माइनस के ऊपर। ठीक है? दूसरी बात, पॉजिटिव से शुरू होती हैं और ख़त्म कहाँ पे होती हैं, नेगेटिव पे। ये बात कैसे लिखे हैं, हमने बताया था कि पॉजिटिव ही नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो पॉजिटिव से किधर बना देते हैं, नेगेटिव। तीसरी बात, डायरेक्शन पता करने के लिए क्या खींचेंगे, टेंजेंट। कहाँ पे, पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे चेक करना है डायरेक्शन कि यहाँ वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो, तो वहाँ पे क्या खींच दोगे, टेंजेंट। और वही टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बताएगा, डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में तीन चीज़ें बताए। पहली बात ये कि इमेजिनरी लाइंस हैं, सचमुच में नहीं होती, हम अपनी सुविधा के लिए खींचते हैं और कर्व होती हैं। दूसरी बात ये बताए कि पॉजिटिव से शुरू होकर ख़त्म कहाँ पे होती हैं, नेगेटिव पे। और तीसरी बात ये कि अगर डायरेक्शन जाननी है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या खींच देना है, टेंजेंट यानी स्पर्शी। अब अगली कुछ बातें उन पे ध्यान देते हैं। चौथी बात ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं डू नॉट इंटरसेक्ट, नहीं काटती हैं, नहीं प्रतिच्छेद करती हैं ईच अदर यानी एक दूसरे को, यानी ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है? कैसे नहीं काटती हैं, ध्यान देते हैं। अब जैसे मान लो ये कोई कर्व है, ठीक, ये कोई कर्व है, और ये दूसरा कर्व है। ये ब्लू वाला पहला कर्व है और ब्लैक वाला दूसरा कर्व है? अब हमने मान लिया ये पहला कर्व भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को दर्शाता है और दूसरा भी किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, यानी दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और दोनों मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए, कौन से पॉइंट पे, एम पॉइंट पे। अब जब दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया तो अब ज़रा टेंजेंट ड्रा करें। तो अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करें तो एक ऐसे ड्रा होगा और एक ऐसे ड्रा होगा। एक टेंजेंट ऐसे,
तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें मान लेते हैं कि एक दूसरे को यम पॉइंट पे क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो यम वाले पॉइंट पे दो टेंजेंट खींचना पड़ेगा। फिर एक देखो ऐसे, अरे इसके अकॉर्डिंग, और एक ऐसे इसके अकॉर्डिंग। हाँ बोलो, तो दो टेंजेंट हमने खींच दिया। अब अगर दूसरे वाले को हम मिटा दें, एक तो लाइनिया मिटा दो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मिटा दो, तो अब एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन नहीं मिल गई? कितनी डायरेक्शन मिल गई? दो दो मिल गई। बोलो। और जबकि एक पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कैटो डायरेक्शन हो सकता है? सिर्फ एक ही हो सकता है। भैया इधर हो कैसे? एक ही तो डायरेक्शन होगा। हाँ मतलब क्या कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें एक दूसरे को काटेंगी तो जहाँ पे काटेंगी वहाँ पे उन लाइनों की कितनी डायरेक्शन हो जाएगी? दो दो हो जाएगी, और ये पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए हमने ये बात लिखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है। अब पांचवी बात, अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो लाइनें होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्लोजर होती हैं, पास पास होती हैं, घनी होती हैं। जैसे मान लो बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, बहुत स्ट्रांग है इसकी, ठीक, तो जो लाइनें बनेंगी वो कैसे बनेंगी? पास पास बनेंगी। कैसे बनेंगी? पास पास, बिल्कुल जाल की तरह एकदम पास पास। और अगर मान लो चुटपुटिया ले लिए तो लाइनें कैसी बनेंगी? दूर दूर बनेंगी। आई बात समझ में? भाई प्रभाव हुमच करके रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, तो लाइनें भी ज़्यादा बनेंगी। और ज़्यादा बनने का मतलब लाइनें कैसे हो जाएंगी? घनी हो जाएंगी, पास पास हो जाएंगी। और अगर कमज़ोर फील्ड है, वीक फील्ड है, तो लाइनें कैसे बनेंगी? दूर दूर बनेंगी। ठीक, तब तो घनी नहीं हो पाएंगी भाई, प्रभाव ही कम रहेगा तो घना भी कम ही रहेगा। घना कम रहने का मतलब लाइनें क्या हो गई? दूर दूर हो गई। और अगर स्ट्रांग फील्ड है तो लाइनें कैसी हो जाएंगी? पास पास। इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रांग फील्ड है, लाइनें पास पास होने का मतलब भी ये है कि भैया इतनी स्ट्रांग फील्ड है कि हर जगह से लाइनें निकल रही हैं। हाँ, इतनी स्ट्रांग फील्ड है कि हर जगह ये से लाइनें निकल, अब हर जगह से निकलने का मतलब घनी हो जाएंगी कि नहीं। और अगर वीक फील्ड है तो वीक फील्ड होने का मतलब क्या भाई? कमज़ोर है। और कमज़ोर होने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हैं वो निकल तो रही हैं लेकिन कम निकल रही हैं। अब कम निकलने का मतलब घनी नहीं हो पाएंगी, और घनी नहीं होने पाने का मतलब दूर दूर हो गई। समझ में आया? तो अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड काफ़ी तगड़ी है, तो लाइनें कैसी होंगी? क्लोजर होंगी, पास पास होंगी। ये दिख रहा है। और अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज वीक है, तो उसकी फील्ड भी कैसी होगी? वीक होगी, तो लाइनें दूर दूर होंगी। ठीक है। छठी बात, जो लाइनें निकलती हैं, जो लाइनें निकलती हैं, आई मीन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हम बनाते हैं वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, नॉर्मल होती हैं, लंबवत होती हैं। ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो ये एक सरफेस बना दिए, ठीक, गोल सा सरफेस बनाए हैं, ठीक ना। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें देखें तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर निकलेंगी, यहाँ से भी परपेंडिकुलर, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर, ठीक। माने जिस जिस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो सरफेस के क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी। कैसे रहेगी? सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। अब एक बात तुम ही बताना, जैसे मान लो ये है सरफेस हमारी, तो अगर ये है सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से निकलेगी, अगर प्रभाव अगर इसमें से बाहर आएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे सूत के सो के आएगा नहीं ना। जब भी निकलेगा, कोई भी चीज़ निकलती है धड़ल्ले से सीधे निकलती है ना। कैसे निकलेगी? सीधे ही निकलेगी। अब वो कर्व हो जाएगी बाद में, ये बात की बात है, लेकिन वहाँ से कैसे निकलेगी?
सीधे निकलेगी, नॉर्मली निकलेगी। आ रही बात समझ में? किसी भी सरफेस से चीज़ें निकलेंगी तो शुरू में कैसे निकलती हैं? एकदम स्ट्रेट निकलेंगी, नॉर्मल निकलेंगी। ठीक, समझ में आया? अब ये भी समझा देते हैं भाई, देखो ये तो चेक किया गया है, लेकिन ऐसे प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो कि ये कर्व क्यों हो जाती हैं। ध्यान दो, प्लस माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी जो लाइनें निकलने वाली हैं वो पहले तो सीधे निकलेंगी ना, पहले कैसे निकलेंगी? और नॉर्मल टू द सरफेस, यानी सतह से हमेशा कैसे निकलेंगी? लंबवत। लेकिन क्योंकि प्रभाव किसके ऊपर दिखाना है? माइनस के ऊपर, तो पहले तो सीधे निकलेगी, लेकिन धीरे धीरे उसको झुकना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा? झुकना पड़ेगा, क्योंकि जाना कहाँ है? ओए, अगर नेगेटिव वाला उधर रहता तो ये उधर जाता, लेकिन नेगेटिव वाला तो इधर है ना, तो निकलेगी नॉर्मली। लेकिन क्योंकि नेगेटिव वाला यहाँ है तो जाना यहाँ है, तो धीरे धीरे झुकेगी, तभी तो यहाँ जाएगी। बोलो, अगर सीधे ही निकल जाएगी तो यहाँ पे जा नहीं पाएगी। तो यहाँ जाने का मतलब धीरे धीरे इसको क्या करना पड़ेगा? मुड़ना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो अभी समझ में आ गया होगा कि लाइनें कर्व क्यों हो जाती हैं, लेकिन निकलती कैसे हैं? नॉर्मली। कर्व क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए धीरे धीरे खुद को क्या करना पड़ेगा? पुष्पराज नहीं, झुकना तो पड़ेगा। ठीक है, तो सारी बातें ठीक। तो 3 बातें उधर बताए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, 3 और बता दिए। चौथी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्योंकि अगर काटेंगी तो उस पॉइंट पे कै ठो डायरेक्शन हो जाएगी? 2। और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कै ठो डायरेक्शन होता है? एक ही हो सकता है, 2 तो होगा नहीं। 5वीं बात, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लाइनें कैसी होंगी? क्लोजर होंगी, पास पास होंगी। और अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फार अपार्ट होंगी, दूर दूर होंगी। अच्छा, छठी बात देख ही रहे हो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है जब निकलेगी तो सरफेस से कैसे निकलेगी? नॉर्मली निकलेगी, लंबवत निकलेगी। झुक बाद में जाती है दूसरे वाले चार्ज की वजह से। समझ गए? हाँ, क्योंकि नहीं झुकेगी तो वहाँ तक पहुँच